अब हम देखेंगे रिएक्ट के अंदर हमारे पास नेस्टेड कंपोनेंट क्या होते हैं। तो उसके कॉन्सेप्ट को देखने से पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि नेस्टेड कंपोनेंट हम बोलते किसको हैं, ये कॉन्सेप्ट है क्या चीज़। तो जैसे आपने नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर नेस्ट, जैसे हम इफ़ एल्स कंडीशन को लें तो नेस्टेड इफ़ एल्स का यूज़ किया होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इफ़ और कोई भी कंडीशन और यहाँ पे उसके अंदर मैं एक और इफ़ लगाऊँ और एक और कंडीशन लगा दूँ, तो इसका क्या मतलब है, ये अब नेस्टेड इफ एल्स है। यहाँ पे मैं इसके अंदर यहाँ पे मजीद मैं एल्स कंडीशन भी लगा सकता हूँ। अब ये बेसिकली क्या है कि पहले ये वाली इफ़ कंडीशन मेरी रन होगी, उसके अंदर जब वो आएगा तो एक और इफ़ एल्स कंडीशन लगी है, या तो ये ट्रू होगी या ये ट्रू हो जाएगी। तो मतलब इसके ट्रू होने के लिए पहले इस कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। मतलब वो इस इफ़ या इस एल्स तक तभी पहुंचेगा जब वो इसके अंदर ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू होगी, इसके अंदर आएगा तो ही उसी केस में ही वो इन दोनों तक पहुंच सकेगा। तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ़ एल्स कंडीशन। तो इसी तरह अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास नेस्टेड कंपोनेंट्स भी होते हैं कि मतलब हम एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि हमारे पास लेट से एक कंपोनेंट है और यहाँ पे वो स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे वो एंड हो रहा है। अब इसके अंदर मैं एक न्यू कंपोनेंट भी क्रिएट कर सकता हूँ, इस तरह भी क्रिएट कर सकता हूँ, या फिर जिस तरह आपको दूसरा तरीका पता है इस तरीके से भी उसको यूज़ कर सकता हूँ। अब ये क्या होगा कि पहले इस कंपोनेंट का कोड सारा रन होगा और उसके अंदर जितना भी दूसरा कंपोनेंट है, न्यू कंपोनेंट, हम मल्टीपल कंपोनेंट्स भी पास कर सकते हैं। तो जितना कंपोनेंट है उसका भी सारा कोड जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं नेस्टेड कंपोनेंट्स। ये कम यूज़ होता है लेकिन अक्सर जो है ना वो किसी किसी जगह पे ये बहुत ज़्यादा हमें हेल्प देता है। तो इसकी अब हम इसको प्रैक्टिकल के थ्रू करते हैं, इसकी जो है इसको एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो अभी के केस में जो हमारा जितना भी आउटपुट हमने जो काम किया है वो, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पूरा कंपोनेंट है, इसी तरह ये एक पूरा कंपोनेंट है। तो ये जो इसके इर्द गिर्द अगर आप देखें, ये जो स्टाइलिंग थोड़ी सी अप्लाई हुई हुई है, ये अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास यहाँ से इसके बॉर्डर जो है वो कर्व है, ये इस जगह से। इसी तरह इसका एक बॉक्स शेडो भी है। अब इसका कलर ऐसा है इस वजह से यहाँ पे से समझ नहीं आ रही, लेकिन अगर आप इसके बॉर्डर को देखें तो ये यहाँ से थोड़ा सा कर्व है। अगर मैं इसकी स्टाइलिंग आपको जाके दिखाऊँ इसकी यूज़र कंपोनेंट डॉट सी एस एस के अंदर, तो ये अब अगर आप देखें तो इसका जो बॉर्डर रेडियस है ये 10 पिक्सल है। अगर मैं इसको हटा के दोबारा से सेव करूँ तो ये अब आप ये देखें, इसके जो रेडियस था वो हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब ये बिल्कुल जो है ना वो स्क्वायर बन गया। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक ऐसा कंपोनेंट क्रिएट करूँगा। अभी के केस में हमें नेस्टेड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कोड ही इतना छोटा है, इसमें हमें नेस्टेड कंपोनेंट डालने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और कंपोनेंट क्रिएट करूँगा और उसके अंदर ये आउटर स्टाइलिंग हुई हुई है मेरी, ये बैकग्राउंड कलर और ये इस तरह का जो कर्व रेडियस है और ये सारा कुछ, ये मैं उसके अंदर डालूँगा और उसको मैं अपने मेन कंपोनेंट के अंदर, जो मतलब ये वाला कोड है, इसके अंदर एम्बेड कर दूंगा, नेस्ट कर दूंगा। तो वो क्या होगा कि वो मेरा जो ये वाला कंपोनेंट है इसका कोड भी रन हो जाएगा और जो ये वाला कंपोनेंट है इसका कोड भी रन हो जाएगा। तो ये हम नेस्टेड कंपोनेंट की हेल्प से करते हैं। वैसे हम इतने छोटे कोड को अलग से कंपोनेंट में, मतलब सिर्फ इस चीज़ को करने के लिए अलग कंपोनेंट नहीं बनाते होते, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, अपने ऑल कंपोनेंट्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और उस फाइल का नाम मैं रखता हूँ कार्ड डॉट जे एस। इसी तरह मैं उस फाइल का सी एस एस भी बनाऊँगा, तो मैं लिखूँगा कार्ड डॉट सी एस एस। अब इस कार्ड डॉट जे एस के अंदर सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उस सी एस एस को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इम्पोर्ट कार्ड डॉट सी एस एस, इसका पाथ सही से देना है और इसके बाद मैंने एक फंक्शन क्रिएट करना है। उस फंक्शन का नाम भी मैं कार्ड ही रखता हूँ और यहाँ पे आकर मैं उसको कुछ रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न इस तरह, और यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कार्ड। अच्छा, इसका जो नेम है हमारे पास, इसका हमने कैपिटल में रखना होता है कंपोनेंट का, तो मैं इसका नेम कैपिटल कर देता हूँ। यहाँ से इसकी सी एस एस का नेम भी मैं कैपिटल कर देता हूँ और यहाँ से इस फंक्शन का नेम भी हम कैपिटल ही कर देते हैं ताकि सबका नाम सेम रहे। ठीक हो गया।
अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ क्योंकि हमें डिव चाहिए होता है। डिव को हम रिटर्न करते होते हैं और उस डिव के अंदर मैं क्या करूँगा, जितना भी कोड लिखूँगा वो सारा मेरे पास आउटपुट में आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैंने सिर्फ क्या करना है कि ये सिर्फ ये वाली जो स्टाइलिंग है, अगर कर्व रेडियस जो मैं देखूँ सिर्फ इन्हीं को मैंने यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे एस की, क्योंकि इसके लिए मुझे इसका कोड नहीं लिखना पड़ेगा बल्कि इसकी CSS चाहिए होगी। तो मैं यहाँ पे इसकी CSS के लिए इसको एक क्लास नेम दे देता हूँ, क्लास नेम, और उसका नाम भी इक्वल टू कार्ड ही रख देते हैं। अब इसकी जो कार्ड डॉट सी एस एस हमने क्रिएट की है उसके अंदर मैं डॉट कार्ड, और यहाँ पे जो मेरे पास ये वाली स्टाइलिंग थी अपने मेन कंपोनेंट की, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक इस बॉक्स शेडो को करता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस को कर लेता हूँ और यहाँ से बैकग्राउंड कलर को कर लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या हुआ कि कार्ड की जो मैंने स्टाइलिंग थी वो भी अप्लाई कर ली है, और यहाँ से इन तीनों चीज़ों को हम हटा देते हैं क्योंकि हमने एक बार यूज़ कर लिया तो हमें रीयूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से हम नेस्टेड कंपोनेंट यूज़ करते हैं। तो जो मेरा यूज़र कंपोनेंट था उसके अंदर से मैंने 3 चीज़ें हटा ली हैं, 2 चीज़ें उसके अंदर हैं, और जो मेरा कार्ड डॉट सी एस एस है 3 चीज़ें मैंने उसके अंदर ऐड कर ली हैं स्टाइलिंग में। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो अभी के लिए तो स्टाइलिंग इस पर अप्लाई नहीं होगी क्योंकि मैंने वो जो कार्ड नाम का कंपोनेंट क्रिएट किया है उसको कहीं पर भी यूज़ नहीं किया। तो उसको यूज़ करने के लिए जो हमारा हमने न्यू कंपोनेंट क्रिएट किया है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, जहाँ जिस जगह हमें उसको यूज़ करना है तो उस जगह जाना है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ यूज़र कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि यूज़र कंपोनेंट के CSS में हमने चेंजेस किए हैं तो यूज़र कंपोनेंट में ही हम यूज़ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको इंपोर्ट करूँगा अपने कार्ड नाम के कंपोनेंट को, इंपोर्ट कार्ड, और उसका पूरा पाथ दे दूंगा। अब इस कार्ड को मैंने यूज़ करना है। अब पहले तो जो हम यूज़ करते थे वो हम क्या करते थे कि इस तरह कार्ड लिखते थे और उस कार्ड के अंदर सारा काम हम करते थे, मतलब प्रॉप्स के थ्रू डाटा भेजते थे या लेते थे या जो भी काम करते थे। लेकिन अब हम ये करेंगे कि हम जो, क्योंकि हमने नेस्टेड कंपोनेंट यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा डिव है, ये वाला डिव क्लास नेम इज इक्वल टू यूज़र इन्फो, तो हम इस डिव को हटा के अपने जो हमारा कार्ड था, ये वाला कार्ड, ये वाला जो फंक्शन है, इसका नाम वहाँ पे दे देंगे। तो मैं इसकी जगह कार्ड लिख देता हूँ और यहाँ पे भी मैं कार्ड लिख देता हूँ। तो अच्छा, ये मेरे पास एक एरर दे रहा है, कैन नॉट फाइंड फाइल कार्ड डॉट, जैसे मैंने कार्ड का सी यहाँ पे स्मॉल लिखा है तो इसको मैंने कैपिटल करना है। तो ये मैंने क्या किया है, मैंने कार्ड नाम का जो कंपोनेंट मैंने क्रिएट किया है उसका यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया और यहाँ पे उसका एंडिंग पॉइंट दे दिया, और उसके अंदर मैंने जो मेरा दूसरा कोड है जो ऑलरेडी एक डिव के अंदर लिखा हुआ था, जो यूज़र कंपोनेंट का कोड है, वो यहाँ पे लिख दिया है। तो अब अगर मैं इसको सेव करूँ, सेव करके रन करूँ, अभी मेरे पास कंप्लीट आउटपुट नहीं आएगा लेकिन कुछ हद तक हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। मैंने इसको सेव किया और सेव करके रन किए, देखिए मेरे पास जो आउटपुट था वो ख़त्म हो गया। तो अब ये बेसिकली क्यों हुआ है मेरे पास, इस तरह इसने आउटपुट क्यों दिया है, वो इस वजह से दिया है क्योंकि वो क्या कर रहा है कि वो ये जो मेरा कार्ड है वो इस सारे को रिप्लेस कर देता है। वो ये समझता है रिएक्ट के जितना भी कार्ड के अंदर का कोड है वो सारा रन कर दो, मतलब उसके चाइल्ड को वो इग्नोर कर देता है। जैसे ही वो देखता है कार्ड यूज़ हुआ है तो वो कार्ड के अंदर जाएगा और यहाँ पे आएगा और यहाँ पे देखेगा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वो सारा जो है वो उसको आउटपुट में डिस्प्ले करा देगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं था तो वो इस सब को इग्नोर कर देगा। तो अंदर का जितना भी काम है उस सब को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक प्रॉप्स की हेल्प से एक छोटी सी प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करना पड़ता है। और मतलब जितना भी, अब बेसिकली ये हमारा एक किस्म का पेरेंट है और ये हमारे चिल्ड्रन है। तो अब हमने क्या करना है कि पेरेंट तो हमारे पास आ चुका है लेकिन चिल्ड्रन में हमारे पास जो जो कुछ है उस सब को हमें लेके आना है। तो यहाँ पे आगे सिंपल हमने एक छोटा सा हमारी स्टेटमेंट है प्रॉप्स की हेल्प से। तो प्रॉप्स को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे प्रॉप्स को डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का कोड है तो इसको हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ेगा, चिल्ड्रन। तो अब क्या होगा, अब सबसे पहले वो कार्ड को रन करेगा और कार्ड के अंदर जितने भी हमारा उसका चिल्ड्रन है, मतलब उसके चिल्ड्रन में क्या क्या आ रहा है, अगर उसके चिल्ड्रन में हम यूज़र कंपोनेंट में जाएं तो ये तमाम चीज़ें उसके चिल्ड्रन में आ रही हैं, तो वो इन तमाम चीज़ों को भी आउटपुट में डिस्प्ले करवा देगा। तो इसको मैं अगर दोबारा से सेव करके और यहाँ पे रन करूँ, अच्छा ये मेरे पास अभी भी आउटपुट में कुछ भी डिस्प्ले नहीं करा रहा, शायद मैंने कुछ गलती की है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। अच्छा, क्योंकि ये मैंने चिल्ड्रन के स्पेलिंग गलत लिखे हैं तो मैंने यहाँ पे ERN लिख दिया, REN लिखना था, तो
तो इस वजह से वो उसके अंदर का कोड जो उसके चिल्ड्रन का जितना भी कोड था वो डिस्प्ले नहीं करवा रहा था। अब अगर मैं इसको सेव करके रन करूँ तो ये अब आप देखें मेरे पास जितना भी उसके चिल्ड्रन का कोड है वो रन हो चुका है, लेकिन इसकी जो स्टाइलिंग है वो कंप्लीट तरीके से अप्लाई नहीं हुई। मतलब हमारे पास जो कर्व रेडियस है वो तो आ चुका है, मतलब जो हमारे पास कार्ड की स्टाइलिंग है वो तो हमारे पास आ चुकी है। कार्ड में हमने क्या क्या स्टाइलिंग यूज़ की है, अगर कार्ड के CSS में हम जाएं तो हमने ये स्टाइलिंग अप्लाई की है, बॉक्स शेडो, बॉर्डर रेडियस और ये चीज़ें। लेकिन हमारे पास जो यूज़र कंपोनेंट की स्टाइलिंग थी, हमारे पास विड्थ कम थी और मार्जिन लेफ्ट इतना था, तो ये चीज़ें हमारे पास अप्लाई नहीं हो रही। तो इन चीज़ों को अप्लाई क्यों नहीं हो रही पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे। तो हम अपने कार्ड यूज़र कंपोनेंट डॉट जेएस में जाते हैं, तो यहाँ पे हमने कार्ड का यूज़ किया है। तो जैसे ही वो देखेगा कि कार्ड के अंदर हम मैंने आना है और उसके चिल्ड्रन को मैंने लेना है, तो वो क्या करेगा, कार्ड के कंपोनेंट को जैसे ही लेगा उसकी क्लास नेम को रिप्लेस कर देगा इस वाली क्लास नेम से जो कि कार्ड है। तो वो यहाँ पे लिख देगा, वो इस यूज़र कंपोनेंट के अंदर आके लिख देगा कार्ड। तो कार्ड के अंदर जितनी भी स्टाइलिंग होगी वो उसको अप्लाई कर देगा। लेकिन हमने बेसिकली करना क्या है, हमने एक तो कार्ड की अपनी क्लास भी लेनी है और एक जो पहले से डिव की क्लास यूज़ हुई थी यूज़र इन्फो नाम की, उसकी क्लास भी हमने लेनी है, जो कि यहाँ पे यूज़र इन्फो पे हमने स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है। तो ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें करने के लिए हम दोबारा से यहाँ पे उस क्लास को डिफ़ाइन करेंगे, अपनी इस यूज़र इन्फो के नाम की क्लास को डिफ़ाइन करेंगे। तो वो कैसे करते हैं, कार्ड डॉट जेएस में हम आते हैं, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉस्ट का, और उसका नाम मैं रख देता हूँ क्लासेस। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, इक्वल टू। अब क्लास में उसको मैंने क्या क्या देना है, एक तो मैं कहता हूँ किस किस पे स्टाइलिंग अप्लाई हो, क्योंकि वो सिर्फ कार्ड को ले रहा है। तो मैं एक तो सिर्फ ये लिखूँगा कार्ड, मुझे एक तो ये वाला कार्ड चाहिए। इसके अलावा मुझे एक और क्लास भी चाहिए जो कि मेरे पास क्या है, अगर मैं देखूं यूज़र कंपोनेंट के अंदर ये वाली जो क्लास है यूज़र इन्फो नाम की, तो मुझे ये भी चाहिए। तो इसको गेट करने के लिए जैसे हम प्रॉप्स से डाटा गेट करते हैं, जिस तरह अगर ईमेल गेट करनी हो तो प्रॉप्स डॉट ईमेल लिखूंगा तो ईमेल गेट कर लूँगा। इसी तरह प्रॉप्स डॉट एफ नेम लिखा तो हमने एफ नेम गेट कर लिया, एल नेम गेट कर लिया। तो इस यूज़र इन्फो को गेट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, प्रॉप्स डॉट क्लास नेम। तो जैसे ही प्रॉप्स डॉट क्लास नेम लिखूंगा मैं ये वाली क्लास नेम भी गेट कर लूँगा। तो मैं सिंपल ये आके लिखता हूँ प्लस। प्लस का मतलब होता है कॉन्केटिनेट कर देना, कि मतलब एक तो इस पे स्टाइलिंग अप्लाई करो और एक और क्या लिख दे दिया हमने, प्रॉप्स डॉट क्लास नेम। अब ये मैंने क्या किया, मैंने एक क्लासेस नाम का वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर एक तो ये वाला कार्ड दे दिया कि इसकी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, और इसके अलावा जो क्लास नेम है हमारे पास, क्लास नेम के अंदर क्या स्टोर है, क्लास नेम के अंदर अगर हम जाकर देखें तो हमारे पास यहाँ पे यूज़र कंपोनेंट डॉट जेएस के अंदर यूज़र इन्फो स्टोर है। तो यूज़र इन्फो पे भी स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, इसको मैं रिटर्न के अंदर लिख रहा हूँ, इसको रिटर्न से बाहर लिखना है, इस जगह लिखना है, क्योंकि ये एक वेरिएबल है। तो हमें सिंपल इसको अब रिटर्न, अब इस क्लासेस को हमने यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे क्लासेस, ये वाला कार्ड मैं यहाँ से हटा देता हूँ और करली ब्रेसेस के अंदर मैं यहाँ पे क्लासेस लिख लेता हूँ। अब ये क्या होगा कि क्लासेस के अंदर एक तो कार्ड खुद आ जाएगा और एक प्रॉप्स डॉट क्लास नेम, मतलब जो कि हमारे पास यूज़र इन्फो है, ये भी आ जाएगा। तो अब इसकी स्टाइलिंग भी अप्लाई हो जाएगी और जो कार्ड डॉट जेएस है इसकी अपनी स्टाइलिंग भी अप्लाई हो जाएगी। तो अब अगर सेव करके हम रन करें तो अच्छा, इसने मेरे पास दोबारा सारी स्टाइलिंग हटा दी है। आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक की है। अच्छा, ये मेरे पास एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि जो कार्ड है और प्लॉप्स नेम है, अगर हम इसको देखें तो ये इस तरह का आउटपुट हमारे पास आ रहा है। एक तो लिखा आ रहा है कार्ड और एक क्लास नेम के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, हमारे पास यहाँ से आ रहा है यूज़र इन्फो। तो मैं अगर इसको भी कॉपी करूँ तो ये इस तरह मेरे पास कुछ इस तरह का चीज़ आ रहा है। तो वो कह रहा है कि कार्ड यूज़र इन्फो पे स्टाइलिंग अप्लाई करो, तो वो ये नहीं गेस कर पा रहा कि ये पूरी क्लास नेम क्या चीज़ है। तो जाहिर सी बात है ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो हमें इन दो को अलग अलग डिफ़ाइन करना होगा। तो अलग डिफ़ाइन करने के लिए हमें बीच में स्पेस चाहिए होती है। अब वो समझ जाएगा कि कार्ड अलग क्लास है और यूज़र इन्फो अलग क्लास है। तो इस तरह करने के लिए हमें यहाँ पे हमें सिर्फ एंड में क्या करना है, थोड़ी सी स्पेस दे देनी है। तो अब वो क्या करेगा, पहले कार्ड की स्टाइलिंग सारी लेगा और उसके अंदर जितनी भी यूज़र इन्फो, मतलब प्रॉप्स डॉट क्लास नेम के अंदर जो भी वैल्यू है जो कि यूज़र इन्फो है हमारे केस में, उसके अंदर जितनी भी स्टाइलिंग होगी वो भी अप्लाई कर देगा। तो अब अगर हम सेव करके इसको दोबारा से रन करें तो ये अब आप देखें कि हमारे पास पेरेंट जो कंपोनेंट था उसकी स्टाइलिंग भी अप्लाई हो चुकी है, जो कि कर्व रेडियस है वो भी हो चुकी है, और जो क्लास नेम हमने जो कि हमारी ये वाली प्रॉप्स डॉट क्लास नेम है, जिसके अंदर अगर हम देखें कि हमने विथ इतनी की हुई है, मार्जिन लेफ्ट इतना किया हुआ है, तो अगर आप देखें कि विथ भी हमारी 50% हुई हुई है और मार्जिन लेफ्ट भी थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई हुआ हुआ है। तो इस तरह आप दोनों कंपोनेंट्स की स्टाइलिंग आप अप्लाई कर सकते हैं और नेस्टेड कंपोनेंट्स यूज़ कर सकते हैं।
तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था नेस्टेड कंपोनेंट्स को यूज़ करने का। ये बेसिकली तब यूज़ होता है जब हमारे पास कंपोनेंट को हमने कुछ ऐसा काम पड़ जाए कि हमें पेरेंट कंपोनेंट की भी ज़रूरत पड़ रही हो और चाइल्ड कंपोनेंट की भी ज़रूरत पड़ रही हो, तो तब हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। और इस तरह हमारा कोड जो है वो काफ़ी कम पड़ जाता है। मतलब अगर हम यहाँ पे जाके देखें अपने कार्ड यूज़र कंपोनेंट के अंदर, तो हमने सिंपल यहाँ पे कार्ड डॉट जेएस लिया है और इसके कंपोनेंट के लेने से इसकी तमाम इसके अंदर जितना भी कोड है, जितना भी डाटा है, वो तमाम यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद ये जो जितना भी डाटा है इसके अंदर का, जो हमारा प्रीवियस कंपोनेंट है, जो चाइल्ड कंपोनेंट है, वो भी यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे हम अपने पेरेंट कंपोनेंट को क्लोज कर देंगे। तो ये अगर हम देखें, बेसिकली हमने ये पेरेंट लिया हुआ है, इसके अंदर हमने ऑलरेडी एक पूरा कंपोनेंट और लिया हुआ है ईमेल कंपोनेंट के नाम का, जो कि ये है। तो वो भी रन हो रहा है और उसके अलावा हमारे पास जो जो यूज़र कंपोनेंट है इसका अपना कोड है वो भी रन हो रहा है। तो मतलब हमने यहाँ पे 3 कंपोनेंट बेसिकली लिए हुए हैं, एक पेरेंट और ये दोनों उसके चाइल्ड हैं। ये वाला भी उसका चाइल्ड है जो कि एक पूरा कंपोनेंट है, और ये वाला भी उसका चाइल्ड है जो कि इसी कंपोनेंट का, यूज़र कंपोनेंट का डाटा है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट नेस्टेड कंपोनेंट्स का। अब हम इस तरह करते हैं कि कोड को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। लेकिन क्लीन करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अब हमारा प्रॉप्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो चुका है। प्रॉप्स बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्ट में, लेकिन प्रॉप्स के साथ साथ एक और चीज़ होती है हमारे पास जिसको हम स्टेट्स बोलते हैं। तो अब के बाद जितनी भी आगे वीडियोस आएंगी उनमें हम स्टेट्स को देखेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रॉप्स और स्टेट्स दोनों के कम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे, और वो सब कैसे यूज़ करेंगे वो हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन स्टेट यूज़ करने से पहले हम क्या करेंगे कि हर अपनी हमारी अगर हम पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाकर देखें, तो यहाँ पे हमने जिस तरह ये रिएक्ट डॉम यूज़ किया है हर जगह, अब अपनी इंडेक्स डॉट जेएस में अगर आप देखें, ये अब आप देखें इंपोर्ट रिएक्ट डॉम और इस तरह। तो अब हमें क्या करना है कि हमें अपना ये जो रिएक्ट है ये भी यूज़ करना है। अब ये बेसिकली स्टेट्स क्योंकि हमने आगे यूज़ करनी है तो हमें ये रिएक्ट चाहिए होगा। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैंने इंडेक्स डॉट जेएस में बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास यूज़ हुआ है ये, तो मैं इस लाइन को कॉपी करूँगा, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो जितने भी मेरे कंपोनेंट हैं उन सब में मैं ऐड कर दूँगा। तो मैंने कॉपी किया, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। इस तरह यूज़र कंपोनेंट डॉट जेएस है, इसके अंदर भी मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। इसके अलावा ईमेल कंपोनेंट है, यहाँ पे भी कॉपी कर देता हूँ, और कार्ड का कंपोनेंट है, यहाँ पे भी इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और जितने भी कंपोनेंट हैं इन सब को मैं फाइल सेव कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि ये अगर मैं अपने ऑल कंपोनेंट्स के अंदर आऊँ तो देखूँ ये मेरे पास बहुत ज़्यादा फाइल्स पड़ी हुई हैं, कार्ड, ईमेल, यूज़र, ऐसे अगर मल्टीपल कंपोनेंट्स हों तो वो बहुत ज़्यादा फाइल्स जो हैं वो आपस में इकट्ठी हो जाती हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, एक अलग से फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, 2 फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। एक के अंदर मैं जो फ्रंट एंड का काम है वो डाल देता हूँ और एक के अंदर जो बैक एंड का काम है वो डाल देता हूँ, ताकि मेरा कोड जो है वो क्लीन हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, एक का नाम मैं रखता हूँ यूआई और एक का नाम मैं रखता हूँ यूज़र्स। अब यूआई के अंदर मैं कार्ड और कार्ड डॉट जेएस जो है ये दोनों डाल देता हूँ क्योंकि ये दोनों यूआई से रिलेटेड हैं। तो मैं यहाँ पे इसको मूव कर देता हूँ। तो अब अगर मैं देखूँ तो मेरे ये दोनों इसके अंदर मूव हो चुके हैं, और यूज़र्स के अंदर मैं ये जो ईमेल कंपोनेंट और यूज़र कंपोनेंट हैं ये दोनों उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक हो गया। अब अगर मैं अपना कोड देखूँ तो ऐप डॉट जे एस, इंडेक्स डॉट सी एस, इंडेक्स डॉट जे एस, फ्रंट में सिर्फ एस आर सी के अंदर सिर्फ ये 3 फाइल्स हैं। उसके अंदर फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर के अंदर बहुत ज़्यादा मेरे पास मिक्स फाइल्स नहीं पड़ी हुई, बल्कि अलग अलग स्ट्रक्चर्ड वे में मेरे पास कोड है। यूआई का अलग फ़ोल्डर है, यूज़र्स का अलग फ़ोल्डर है। यूआई के अंदर मेरे पास फ्रंट एंड का काम है और यूज़र्स के अंदर मेरे पास बैक एंड का काम है। लेकिन अभी अगर मैं इसको रन करूं तो मुझे एरर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो मेरा पाथ है वो सबका चेंज हो चुका है। तो मैं पाथ अपना सेट कर लेता हूं। अगर मैं ऊपर से ये वाला पाथ देखूं, इंपोर्ट कार्ड्स डॉट सी एस एस, तो ये मेरे पास चेंज हो चुका है। तो पाथ मैं यहाँ पे ठीक कर लेता हूँ। तो मैंने ये सब फाइल्स के पाथ जो है वो ठीक कर लिए हैं। यहाँ पे मैं जितने भी यूज़र्स के अंदर फाइल थी उनके पाथ मैंने बिल्कुल ठीक कर लिए हैं, और जो कार्ड डॉट जे एस था उनके पाथ भी मैंने बिल्कुल ठीक कर लिए हैं। अभी अगर मैं अपने आउटपुट में जाके देखूं तो मेरे आउटपुट में कुछ भी चेंजेस नहीं हुई। तो एक लास्ट काम करते हैं जो कि हम अपने फंक्शंस को ठीक तरीके से लिख लेते हैं, क्योंकि रिएक्ट के अंदर हम इस तरीके से फंक्शन नहीं लिखते। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए अभी तक जितने भी ट्यूटोरियल किए हैं वो सिर्फ इस तरह फंक्शन लिख रहा था, जो कि रिएक्ट के सेकंड ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि हम एरो फंक्शंस का यूज़ रिएक्ट के अंदर करते होते हैं। तो एरो फंक्शन भी बेसिकली और कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंटैक्स ही डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे
एरो फंक्शंस, जितने भी मेरे फंक्शन क्रिएट हुए हुए हैं उन सबको मैं बारी बारी एरो फंक्शन क्रिएट, उनको एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये फंक्शन ऐप है, तो मैंने इसको जब एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिखूँगा, कॉन्स्ट या लेट नाम का, जिस तरह हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो पहले कॉन्स्ट से या लेट से लिखते हैं। तो मैं लिखूँगा कॉन्स्ट और उसके बाद ऐप और यहाँ पे इक्वल टू और यहाँ पे एरो का सिंबल डाल लूँगा। तो ये मेरा क्या हुआ, वो जो नॉर्मल फंक्शन था वो एरो फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। बस आपने ये काम करना है कि जहाँ जहाँ फंक्शन यूज़ हुआ है आपने उसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। तो मैं और भी देख लेता हूँ कहाँ कहाँ मैंने यूज़ किया हुआ है। तो जैसे ये है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कॉन्स्ट यूज़र कंपोनेंट इक्वल टू और यहाँ पे एरो। ये मैंने एरो फंक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल से सेकंड ट्यूटोरियल में बताया हुआ है, जहाँ पे मैंने ES6 को रिफ़्रेश करवाया। तो अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो आप वो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। लेकिन अगर आप पुराने फंक्शन के थ्रू ही काम करना चाहते हैं, नॉर्मल फंक्शन के थ्रू ही, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपको यही एडवाइस है कि आप इस तरीके से काम करें जिस तरह फील्ड में काम हो रहा है, ताकि आपको आगे जाके आसानी हो। तो हम इन सब को एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं और यहाँ से card.js को भी मैं एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ इक्वल टू और यहाँ पे ठीक हो गया। तो अब अगर हम अपनी आउटपुट में जाके देखें तो कुछ भी चेंज हमारे पास नहीं हुआ, सिर्फ हमने सिंटैक्स चेंज कर दिया। तो आगे से हम जितने भी फंक्शन यूज़ करेंगे वो हम एरो फंक्शन ही यूज़ करेंगे, हम नॉर्मल फंक्शन के तरीके से काम नहीं करेंगे। वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। तो इसके बाद हम आगे जाके स्टेट्स को यूज़ करना सीखेंगे और ये देखेंगे कि स्टेट्स कैसे काम करती हैं।